हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का है ये, और ये पेपर नंबर जो है आपका 11 है, 11वां पेपर है। 10 पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। कुछ पेपर्स जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित है, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ज़रूर लगाइए। उनसे पूरी की पूरी उम्मीद है कि 4 से 5 क्वेश्चंस जो है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं वो सारे वहाँ से जो है आपको आ सकते हैं, मिल सकते हैं पूरे। ठीक है, मैंने थ्योरेटिकली भी समझाया है, 1.5 घंटे का वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने का है, पेपर लगाइए। पेपर जो है आपका नज़दीक है। अगर आप अभी भी क्वेश्चंस जो है आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो सिर्फ आपको पास होने का एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पेपर्स लगाइए। पेपर्स के अलावा आप कुछ भी मत देखिए, इधर उधर मत ध्यान लगाइए। कोई कुछ कहता है तो आप इस पर फोकस मत करिए पेपर्स। फिर मैं बार बार पेपर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ कि आप थ्योरी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नई नई इन्फॉर्मेशन निकालें, उसके चक्कर में मत पड़िए। अब आपको जो भी थ्योरी छूट गई है रहने दीजिए, सिर्फ केवल पेपर पे फोकस रहिए। हम आपको पेपर सीडीपी का, ईवीएस का, ठीक है, सीडीपी के मैंने 18 पेपर अपलोड किए हैं। आप समझ सकते हैं 18 पेपर बहुत होते हैं। उन पेपर्स को लगाइए, मैंने बाकायदा पेपर्स को समझाया भी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ईवीएस का जो है 11वां पेपर है। हिंदी के मैंने 3 पेपर अपलोड कर चुका हूँ। ये मैथ के पेपर्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इनफैक्ट 4 से 5 वीडियो मैंने मैथ के पढ़े हैं। तो आप वीडियो लगाइए, खूब देखिए, पेपर्स लगाइए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। तो आपको, आपके साथ साथ मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से डेली पेपर देता रहूं। ठीक है, तो मुझे 50 लाइक का है मोटिवेशन। ठीक है, चलिए मैं शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर जो है लोग सरसों के तेल से पकी हुई जो बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। और ये छात्र किस जगह से आया है। अब देखिए, क्वेश्चंस का जो है कोई मतलब मकसद नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि देखिए, आप टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, और वो भी पेपर बनाने वाला भी चाहता है कि जानना चाहता है कि आपको कितना कुछ पता है, या आप कुछ सोच भी पाते हैं कि नहीं, आपके अंदर तर्क शक्ति, विचारों की क्षमता कितनी है, कि आप अपने देश के बारे में क्या जानते हैं। आप नहीं भी जानते तो भी आपके आंसर्स लगाने की कितनी, देखिए हर किसी को नहीं पता होगा कि कहाँ पे कौन सा खाने से क्या बनता है, लेकिन ये मकसद इसका नहीं है कि आप ये याद करने बैठे कि महाराष्ट्र में किस तेल से खाना बनता है या कहीं। देखिए, इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको क्या, इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन है, सरसों का तेल और मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि सरसों का तेल क्या है। ठीक है, तो देखिए, गोवा और केरल तो तटीय क्षेत्र हैं। तट में होने की वजह से यहाँ पे जो है नारियल का उत्पादन अच्छा खासा होता है, और नारियल का उत्पादन होता है तो नारियल का तेल भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो भी खाना बनेगा वो नारियल के तेल से बनेगा, है ना। उसी तरीके से मिज़ोरम भी है, ठीक है, वो भी एक तरीके से नारियल का उत्पादन वहाँ पे भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, या फिर बांस की बनी सब्जियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस देखिए, सी नंबर जो है इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे जो है सरसों के तेल से बना हुआ खाना मिलता है आपको। तो ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रखिए, आंसर देने में बहुत आसानी होगी। चीज़ों को गौर से पढ़िए और फिर सोचिए कि इसमें क्या चीज़ें अपोजिट हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो उसको काट दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन पेपर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र जो है ए पर है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि कोई छात्र, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, हम इसे लिख लेते हैं ए पॉइंट है। कोई छात्र ए पर है और उसे बी पर पहुंचना है। इसके लिए वो पहले ओ पर जाता है, मतलब छात्र पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। तो मान लीजिए ये मान लिया क्या है, ये उत्तरी दिशा है, तो ये ओ है जो कि 120 मीटर की दूरी पे है। ठीक, और फिर जो है ओ से जो है बी जो है ठीक पश्चिम दिशा में है, मतलब ये पश्चिम दिशा में है। आप जानते हैं ना, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में फिर हम गए। ठीक है, और ये मान लीजिए ये बी है, ठीक बोल रहा है ना, ओ से जो है बी ठीक पश्चिम दिशा में है 50 मीटर की दूरी पे। और हमें जाना था कहाँ, ए से बी की ओर जाना था, तो हमें ए से बी की ओर हम गए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है
AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर। हम AO का है 120 का होल स्क्वायर प्लस और ये 50 का होल स्क्वायर, 12 12 144, 144 डबल ज़ीरो और 5 5 25, 25 और डबल ज़ीरो। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे 0 0 5 4 9 4 2 6 169, तो टोटल आया जो है AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 डबल ज़ीरो। तो AB इज इक्वल टू जो है इसका वर्ग हो जाएगा 169 डबल ज़ीरो, तो 169 होता है 13। ठीक है, और ये 100 है 0, 130 मीटर। अब देखिए 130 मीटर क्वेश्चन और भी है, B के सापेक्ष A की दिशा भी पूछ रहा है। B के सापेक्ष A की दिशा पूछ रहा है। ड्राइंग कुछ इस तरीके से बनी थी। ठीक है, A ये था, O ये था, B ये था और ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन था। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि B की जो सापेक्ष दूरी है A की, ये क्या है। तो हम साफ साफ समझ सकते हैं कि इसकी जो दूरी है, देखिए B की जो दूरी है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। देखिए ये पूर्व है। ठीक है, तो हमें आंसर B मिल गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और प्लीज़ इसको गलत मत करिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए, इसको ट्राई करिए क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की जो दूरी है 2268 किलोमीटर की दूरी है। दो डिस्टेंस की बीच की जो दूरी है वो 2268 बता रहा है। यदि इन रेलगाड़ी की जो दूरी को 42 घंटे में जो है पूरा करना है, 42 घंटे में पूरा करने की बता रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है। ठीक, इन दोनों शहरों के रेलवे के बीच में औसत चाल पूछ रहा है। देखिए कितना, अगर आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए समय बस फॉर्मूला पे दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी पता है और समय भी पता है। हमें दूरी पता है 2268, हमें दूरी पता है, और समय हमें पता है 42। ठीक है, दूरी किलोमीटर में है और ये घंटे में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये किलोमीटर पर, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, कट्टम पिट्टम करेंगे, ठीक है, तो ये करीब बनेगा 54। ठीक है, देखिए इसको 54 किलोमीटर प्रति आवर, ये आंसर निकलेगा। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ आंसर मीटर प्रति सेकंड में है, तो जब हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड, तो हम उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आया है 54 है, वो भी किलोमीटर पर आवर। अब हमें मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक, और ये आप जब 18 तिरका 54, ये देखिए 5 15 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर है। देखिए क्या आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो हाँ इसका आंसर ए। ठीक, अगर मान लीजिए कि ऑप्शंस में जो है ये सब मीटर में हो, ठीक है, ये सेकंड में हो, और आप मीटर प्रति सेकंड आप निकाल लें। मान लीजिए आंसर आपका, अभी तो हमने आंसर निकाला था किलोमीटर में, जो मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को जो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, तो वहाँ पे मैंने 5/18 मल्टीप्लाई किया था। आप कर दीजिएगा 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटता हुआ तारा क्या होता है? ठीक है, तो तारा धूमकेतु या उल्का या क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही जवाब देखिए, टूटता हुआ तारा जो है वो एक उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड क्या होता है? देखिए क्षुद्र ग्रह जो होता है एक बड़ा एस्टेरॉयड होता है, एक तरीके से बड़ा गोलेकार पत्थर होता है। गोलाकार मतलब नहीं, एक पत्थर होता है जो आसमान में जो है कहीं पर टूटते हैं, वो उस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पे, तो ये पत्थर होता है, एस्टेरॉयड होता है। ठीक, और वो करीब करीब मान लीजिए एक शहर के बराबर होता है। इसी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है अगर आपको मिल जाए उड़ता हुआ आसमान में, तो वो उल्का पिंड होता है। ठीक है, तो उसी को उल्का पिंड कहते हैं। आप समझ गए होंगे। ये एक तरीके से धूल के कण भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी का निकला हुआ थोड़ा सा हल्का बारूदी टाइप होता है, वो धूल का कण हो सकता है। तो वो कई बार उसको आदमी टूटता हुआ तारा कहता है। ठीक है, उसको कहते हैं इस तरीके से। एक छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखिए इस तरीके से आप मार्क नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब आप नहीं मार्क कर पाएंगे तो कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत होती है। आप समझ नहीं पाते, अच्छा मैंने क्या लिंक था, आप यहाँ समय उसमें जो है वेस्ट करते हैं। इसमें इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप क्वेश्चंस लगाइए। तो क्वेश्चन लगाने से जो है आपकी नज़र बढ़ेगी,
क्वेश्चंस को ध्यान देने की क्षमता बढ़ेगी, आप चीज़ों को बहुत एकाग्र रूप से देख पाएंगे। और जो बच्चे क्वेश्चंस पेपर्स नहीं लगा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चंस पेपर नहीं पास होना, देखिए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है बिना पेपर के भी पास हो जाएं, लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूँ उनके मार्क्स जो है, अगर वो बच्चा 110 ला सकता है, 120 ला सकता है नंबर, ठीक है, तो वो कवर अपना 85-90 पे ही टिका होगा। ठीक है, वो 85-90 पास करने वाला बच्चा ये गारंटी सोच ले कि आगे आने वाली जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें उसका नौकरी नहीं लगने वाली। ठीक, क्योंकि उससे बहुत टैलेंटेड लड़के घूम रहे हैं बैठे बैठे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हमारे घर मिट्टी के बने हुए, घरों की दीवार बहुत मोटी है। ठीक है, मिट्टी, इसमें मिट्टी की जो है पोत कर हम सुंदर बनाते हैं, और घरों की जो है छत्ती जो है कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य हो सकता है? तो देखिए बारिश कम है, और लद्दाख में देखिए बारिश कम होती है, ये बात सच है, लेकिन पहाड़ी एरिया है। असम में बारिश खूब होती है, उत्तर प्रदेश में भी बारिश ठीक ठाक होती है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, राजस्थान इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेशम क्या है? रेशम किससे बनता है? लाख की लार ग्रंथियों से, और यह वयस्क की क्यूटिकल से, या वयस्क की लार ग्रंथियों से, या कीट के पैर से। तो देखिए हमें पता है कि रेशम जो है वो लाख की जो है, रेशम के जो कीट होता है उसको लाख कहते हैं, और उसी कीट से जो है उसकी लार से बनता है रेशम। ठीक, ध्यान रखिएगा, लार से बनता है। अब देखिए रेशम को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर जो है, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। याद कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं याद किया, मैंने कई बार ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ। रेशम क्या होता है? रेशम एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, रेशम एक प्रोटीन है। और दूसरी चीज़, रेशम कहाँ पाया जाता है? रेशम असम में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा रेशम जो है। और क्या हो सकता है हम इसके बारे में जानते हैं? रेशम जो है वो सहतूत के पेड़ पे जो है उगाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारे पॉइंट्स आप जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीमिया से होने का मुख्य कारण क्या है? अनीमिया से होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। खून में लोहे की कमी है, लौह मात्रा की कमी है, ये यकृत में जो है पित्त की कमी है, और शरीर में विटामिन सी की कमी है, या शरीर में जो है आयोडीन की कमी है। तो उसका देखिए अनीमिया जो होता है वो शरीर में जो है लोहे की कमी के, लौह मात्रा की कमी से हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन में जो है लोहे की मात्रा कम हो जाती है, इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग से क्या समस्या आती है? जब आपका शरीर में कहीं कट लग जाता है, ठीक है, चोट लग जाती है, तो खून का थक्का नहीं बनने के कारण जो है घाव नहीं भरता। ठीक है, तो घाव भरना एक समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका जो है कमेंट में आप लोग कमेंट दीजिएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में मुझे कोई कमेंट भरवाना नहीं है, मैं इस जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा बना सकूँ। अगर मुझे मान लीजिए मुझे पता चलता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसका जवाब गलत दे रहे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बना सकता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चंस का कमेंट जब पूछा जाए तो उसका जवाब ज़रूर दिया करिए। अगर आप पेपर देखते हैं तो इससे कोई मेरा आपका जज करने का इरादा नहीं होता, मैं केवल देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, किस चीज़ से। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज गलत होती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस देखिए ज्ञान है, ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन आयोडीन से रिलेटेड नहीं है, ये पूछ लेगा तो फिर आप खड़े रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसका जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर तो ए पता है। अच्छा, शरीर में जो है विटामिन सी की कमी से जो होता है, मसूड़ों में, ध्यान रखिएगा, मसूड़ों में खून आने लगता है। मसूड़ों में कई लोगों के नहीं, जो ब्रश करते हैं तो खून, विटामिन सी की कमी से होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है आंवला खिलाना चाहिए, आंवला, खट्टे फल जो है। अच्छा, विटामिन सी जो लौह मात्रा की कमी से क्या होता है, तो ये जो हमने आपको पहले बताया, इसको खिलाना क्या चाहिए? हरी सब्जियाँ खिलाइए, अच्छे से हरी सब्जियाँ खिलाइए, बढ़िया से। पालक आए तो पालक का मौसम में खूब खिलाइए पालक। इस तरीके की चीज़ें खिलाने से जो है लोहे की कमी की मात्रा पूरी की जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने का क्या कारण है? ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, मानवीय क्रियाएं, या व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना, इस वजह से हो जाता है। तो कई लोगों को इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होगा। ज्वालामुखी क्रियाएं जो है भूकंप आने का कारण होती हैं। सुनामी जो होता है, सुनामी क्या होता है? जो समुद्र में जो आती है, एक पिछले जो है 2000 या 2001 में
या 2006 में करीब जो सुनामी आई थी, ठीक है, जो समुद्र में होने वाला भूकंप, और फिर उससे जो है जो पानी की जो लहरें होती हैं वो अपने से जो है 300 मीटर ऊपर हो जाती हैं, 300 फुट तक ऊपर होती हैं, ठीक है, और मानवीय क्रियाएं, इससे भूकंप आता है। तो तीनों देखिए ऑप्शन इसके सही है। व्हेल मछली का कोई लेना देना नहीं है इससे, बेचारी को क्यों फंसा रहे उसमें, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। अच्छा, मानवीय क्रियाओं में से कैसे भूकंप आ सकता है, तो जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, ये जैसे गोला बारूद वाले टेस्ट होते हैं ना, भूकंप है नाभिकीय टेस्ट, उसकी वजह से भी जो भूकंप आता है। जो हम बांध बनाते हैं, ठीक है, जो बांध बनाते हैं नदियों के पास बनाते हैं, ठीक, तो उससे जो है देखिए जल का जो एक, मान लीजिए ये बांध बना दिया हमने, यहाँ पे जाने कितना लीटर, हजारों करोड़ों लीटर जो है गैलन पानी यहाँ इकट्ठा कर दिया है। इससे जो होता है उधर के जो जितना भी क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है ज़मीन पे दबाव बनता है। दबाव बनने के कारण जो है कंपन की क्रिया होने लगती है धीरे धीरे, और कंपन से ही भूकंप आने लगते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट तो है ही, गर्जन जब होता है, गरजता है ज्वालामुखी, तो उससे भूकंपीय क्रिया आती है। सुनामी का मैंने बता दिया, ठीक है। तो सही जवाब है ए, बी, सी, डी नंबर इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग जो है ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होता है। देखिए ईवीएस के शिक्षकों द्वारा जो है अपने बच्चों का जो है प्रमाणिकता जो है सीखने की क्षमता का विकास समझना होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। तिमाही टेस्ट, हर 3 महीने में टेस्ट लेना, या पोर्टफोलियो टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं पोर्टफोलियो के माध्यम से, या दत्त दिया हुआ जो है होमवर्क के माध्यम से, या फिर जो है कक्षा में जो है व्यवहार के माध्यम से। तो देखिए इसका सही जवाब है पोर्टफोलियो, बी नंबर इसका सही जवाब है। अब ये पोर्टफोलियो होता क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो का मतलब है कि विभिन्न जो है इन्फॉर्मेशन को, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है एकत्र करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ये बच्चा है, ठीक है, तो इसके हम सारे जो है इन्फॉर्मेशन को एक लिस्ट करते हैं कि बच्चा जो है उठने बैठने में कैसा है, व्यवहार कैसा है बच्चे का क्लास में, वो दूसरे बच्चों से कैसे बात करता है, उसका पढ़ाई में किस मन लगता है, किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मन लगता है। इस तरीके के हम चीज़ों को जो है एकत्र करते हैं और फिर उसके बाद बच्चे की जो है क्षमता का विकास करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे में अगर गड़बड़ी है तो उसके आधार पर हम बच्चे में जो है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करते हैं, ठीक है, उसी आधार पर। तो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। कई चीज़ों को मिला करके हम एक, ऐसा होता है ना, एक नहीं बना लेते, क्या बोलते हैं, फाइल टाइप का, तो बस यही पोर्टफोलियो एक समझ लीजिए, फाइल एक बनाना है बच्चे की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के जो है ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे में को भरने के लिए कितने चने की आवश्यकता होगी और इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास करेगा। वर्गीकरण, प्रयोग करना, संप्रेषण या अनुमान लगाना। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बस डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। यहाँ पे चना दे दिया तो कभी कभी कुछ और दे देंगे, तो कभी कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो आपको बस सवाल का जवाब देना है, आप प्रक्रिया एक ही है, सोच विचारने की एक ही है। देखिए अब इसको सवाल, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सही जवाब देखिए क्या है। तो इससे बच्चे के अंदर जो है अनुमान लगाने का कौशल विकास करना है। अच्छा ये कैसे विकास होगा, देखिए हम कई बार देखते हैं ना, हम लोग जो गेम नहीं खेलते थे, कई बार छोटे बचपन में आप लोगों ने खेला या नहीं, तो हम लोग जो कंचे खेलते थे, ऐसे छोटे छोटे कंचे रहते थे। जब मैं अपने गांव जाता था तो मैं खूब सारे कंचे ले लेता था, खरीद लेता था, और फिर मैं क्या करता था, मुट्ठी में लेता था और बोलता था कि बताओ अच्छा है ना, कंचे कितने हैं, 1 है, 4 है, 5 है ना, इवन है कि ऑड है। तो बच्चे अंदाज़ा लगाते थे कि इवन है कि ऑड है, ये कि इसमें 4 होंगे। अगर वो सही जवाब दे देता था तो ठीक, गलत जवाब देता था तो उतने ही कंचे उसको देने बोलते थे। तो अंदाज़ा लगाना होता है, उससे अनुमान लगाने का बच्चे में विकास हो, सोचता है समझता है कि कितने होता है, हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, है ना, ठीक। जैसे कई बार होता है कि हम किसी चीज़ में बैग में रख रहे हैं, हम पूछते हैं कि भाई इसमें कितने सामान आएगा, देखो जरा अंदाज़ा लगाओ कितने आएगा। तो हम जब अंदाज़ा लगाते हैं ना, वही सी चीज़ है, वही चीज़ की बात बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कक्षा जो है 1 और 2 में, ध्यान रखिए, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ठीक है। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती हैं। क्या ये बात सच है कि भारी बना देती हैं, इसलिए केवल इस सब्जेक्ट को नहीं रखा गया है? तो ये तो गलत पॉइंट हो गया। कक्षा 1 और 2 के जो है विद्यार्थियों के ईवीएस को सरलता से नहीं समझते। हाँ ये हो सकता है कि समझ नहीं पाते, लेकिन सरलता से नहीं समझते।
आप सरल माध्यम से पढ़ाइए, तब समझ सकते हैं। देख सकते हैं, इसको देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ के हम समझते हैं। ईवीएस को भाषा और गणित के साथ जो है एकीकृत किया गया है और कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाल सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए इसमें जो है अगर हम इसको सही से समझें कि 1 और 2 के छात्रों को हम ईवीएस क्यों नहीं रखा गया है, तो इसका यही वजह है क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, इनकी जो है उतनी समझ नहीं होती है, उतनी समझ विकसित नहीं होती है कि वो पर्यावरण जैसे टेक्निकल चीज़ों को समझ सके, बातों को समझ सके, ठीक है। और ये हाई क्लास का जो है सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ईवीएस को जो है भाषा और गणित के साथ जो है हाई क्लास के बच्चों को उच्च स्तरीय जो है क्लास के लिए ये सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने के दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका कुछ भी नहीं। घर पर किए गए क्रियाकलाप या शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण या फिर कक्षा में जो है आपसी विचार विमर्श और या ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना, ठीक। तो इसका सही जवाब है कक्षा में जो है आपसी विचार विमर्श के द्वारा जो है सीखने को जो है हम दृढ़ बना सकते हैं, अच्छे से सॉलिड सीख सकते हैं। मतलब अगर हम आपस में जो है 4 बच्चे जो है ग्रुप स्टडी के तौर पे जैसे हम आपस में बात करते हैं, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, एक तरीके से मान लीजिए कि आप और हम एक क्लास में बैठ करके बात कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी के तौर पे बात कर रहे हैं, तो वो जो बातें हम कहेंगे और कुछ बातें आप कहेंगे, तो वो चीज़ें हमेशा बच्चों को रिकॉल रहती है, याद रहती है, ठीक है। तो वो सीखने की कला को बेहतर बनाते हैं। आपसी जो है विचार विमर्श जो है बातें जो करते हैं हम, तर्क वितर्क करते हैं, उससे जो है बच्चे में सीखने की क्षमता का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस खेजरी वृक्ष के बारे में। कई बार क्वेश्चंस आपने ये पढ़ा होगा, कई बार किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं ये। खेजरी वृक्ष क्या होते हैं और रेगिस्तानी ओक क्या होते हैं, हाथी कितना चारा खाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ईवीएस के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होता है। सीटेट में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खेजरी वृक्ष के बारे में क्या है कथनों पर विचार करना है। तो ये वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये वृक्ष जो है अपने तने में जो है जल संचित करता है, जिसका प्रयोग बाद में पड़ने पे हम लोग पीते हैं, या इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के प्रयोग रूप में करते हैं। और इनकी लकड़ियों में जो है कीड़े नहीं लगते, जैसे दीमक जैसे टाइप दीमक चींटी नहीं लग सकती। और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। तो इसका देखिए क्या जवाब है सही। तो देखिए ये वृक्ष जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, ये हम सबको पता है। रेगिस्तान में कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान का पेड़ है, राजस्थान में पाया जाने वाला ये पेड़ है खेजरी, ठीक। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही जवाब है। इसको जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये वृक्ष जो है अपने तने में जो है जल संचित करता है, ये पूरी तरीके से गलत, फॉल्स न्यूज़ है, ये गलत जवाब है। कौन सा अच्छा वृक्ष जो है जो जल संचित करता है, तो ध्यान रखिएगा रेगिस्तानी ओक, ठीक है, ओक है, वो अपने तने में जो है जल संचित करता है और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 और 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसकी दवाइयों का बनाने में प्रयोग करते हैं और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी सही है जवाब है, ठीक है। और इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। देखिए ये वृक्ष ही इस एटमॉस्फेयर को झेलने के लिए होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सही जवाब है, ठीक। तो इसका सही जवाब है 1, 2 और 4। देखिए जब पानियाँ जब कम होंगी तो पत्तियाँ आमतौर पर देखिए क्या होता है, ठीक। तो ये भी गलत है। इसका 1, 2 और 4 इसका सही जवाब है, तो ए नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श रूप से जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। घर पर किए गए क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, कक्षा में जो है आपसी विचार विमर्श और ईवीएस की कॉपी में जो है रिकॉर्ड बनाए रखना। देखिए मैंने ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है, इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। झूम खेती के अंतर्गत, देखिए झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
तो ये एक फसल काटने के पश्चात ज़मीन को कुछ वर्ष तक के लिए आराम कर देते हैं। झूम कृषि यही झूम झूम के खेती करना, मतलब आज यहाँ किया कल वहाँ करना है, फिर परसों वहाँ करना है। तो इसका सही जवाब देखिए ये तो सही है। फिर खरपतवार मतलब बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं, ठीक है, इसको जला देते हैं खेत में। एक सेकेंड, इसमें जो है खरपतवार बांस को उखाड़ कर खेत में जला, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे गलत जवाब है कथनों पे। खरपतवार की जो है राख जो है खाद के रूप में कार्य करती है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है 3 नंबर, ठीक है। और ये ज़मीन जो है जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। बिल्कुल नहीं, जो है गहराई तक नहीं जोतता, बिल्कुल ऊपरी ऊपरी हल्की से परत में जोत दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है देखिए 1 और 3 नंबर है, ठीक है, सी नंबर इसका सही जवाब है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मेन हेड हैं, ठीक है। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए आप कौन सी योजना बनाएंगे। इस प्रकार का क्या उदाहरण हो सकता है। निम्न स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी और उच्च स्तरीय अपसारी। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही टर्म है अभिसारी और अपसारी, इसको समझ लेते हैं फिर समझते हैं क्या है। अभिसारी का मतलब होता है, मान लीजिए ये ज्ञान का क्षेत्र है और ये पूरा समेटा हुआ है, तो सभी चीज़ों को एक केंद्र पे लाना है हमको, केवल एक ही बिंदु पर जो है केंद्रित करना होता है। हमें सब कुछ फोकस हमें इसी पे करना है, केवल एक ही चीज़ पे हमें फोकस करना है, हमें बाकी सब चीज़ों से नज़रअंदाज करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम बच्चे का जो है पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो पढ़ाई पे ही देना है, ना कि उसके शारीरिक विकास से हमें कोई मतलब है, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें बस सिलेबस ख़त्म कराना है, बच्चा पढ़े, अपना सिलेबस ख़त्म करे, होमवर्क ले घर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अभिसारी हो गया। अपसारी का मतलब होता है उसका संपूर्ण विकास, ठीक है, मतलब चिंतन के विचारों के कई दिशाओं में जो है फैलाना है इसके बच्चे को। जैसे कि मान लीजिए हम कोई स्कूल चला रहे हैं तो बच्चे का जो है हमारा शारीरिक विकास भी हमें करना है, एक हमारा ये स्कूल से हमें शारीरिक विकास भी करना है, बच्चे का मानसिक विकास भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है, जो बच्चे का जो पढ़ाई वाला विकास है उसको भी करना है, हमें सारे विकास करना है। तो उच्च स्तरीय जो है हमें अपसारी जो है उदाहरण है इसका आंसर, ठीक है, योजना बनानी पड़ेगी। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, ठीक है। याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, मैं इसीलिए परिभाषा के रूप में समझा देता हूं ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें, ठीक है। मैं आंसर्स नहीं करा रहा हूं, मैं आपको पेपर्स बिल्कुल बाकायदा समझा करके करा रहा हूं। तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न कहीं हो तो थोड़ा सा लिख भी लिया करिए, कोई बड़ी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान रूप में क्या है इसके, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो कल जब 4 दिन बाद आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने क्या बताया था, अभिसारी के बारे में क्या बताया था और अपसारी के बारे में क्या बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में आग प्रकरण को जो है पढ़ाते समय शिक्षक जो है आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित क्वेश्चन पूछता है। तो क्या आग हाथ जला सकती है, ये क्वेश्चन पूछा। खाना किसमें पकाया जाता है, 2 पत्थरों को आपस में घिसने पर क्या होता है। तो इस प्रकार का जो है कौन सा जो है कौशल विकसित करने का जो है प्रयास किया गया है। वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल या फिर संवेगात्मक कौशल। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बच्चे के अंदर जो है चिंतन करने का कौशल विकसित करने का प्रयास किया गया है। चिंतन मतलब सोचना होगा बच्चे को कि क्या हाथ जला सकती है, तो हाँ ये बात उसने सोचा, उसने महसूस किया हो सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो उसने देखा हाँ जलाती, रोज़ मम्मी मेरे खाना बनाती, चिंतन का है उसने, ठीक है। 2 आपस में पत्थरों को लड़ाने से क्या होता है ये भी, ठीक है। तो ये चीज़, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है समझाने का। गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक के कक्ष में बहुत से उदाहरण देता है, इनमें से कुछ निम्नलिखित है, ठीक। तो वृत्ताकार पटल में इसने बताया कि भाई गुरुत्व केंद्र जो होता है, वृत्ताकार पटल होता है, जो वृत्त होता है उसमें जो है वृत्त पे केंद्र पे होता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। गुरुत्व केंद्र जहाँ पे जो एक वस्तु का जो है भार एक जगह पे पूरा टिका होता है। मान लीजिए कोई भी बहुत से बड़ी चीज़ अगर हम उस गुरुत्व केंद्र पे टिका करके हम रख खड़ी कर लेंगे तो वो आसानी से जो है सारा भार जो है आपस में बढ़ जाएगा और बहुत संतुलित होकर के वो चीज़ें, चाहे भले ही वो टेढ़ी, जैसे जो आपने दिल्ली में जो है एक इमारत है जो टेढ़ी है, ठीक है।
तो उस टेढ़ी इमारत क्यों है? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो है बिल्कुल सीधी, ऐसा नहीं कि ऐसे गुरुत्व, ऐसा होगा तो गिर जाएगी। अब इसका गुरुत्व केंद्र जो है बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है और बाकायदा वो टिका हुआ है, इसलिए वो गिरेगा नहीं किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा जो है उस चीज़ का भार जो है, वस्तु का भार एक केंद्र पर टिका होता है। वो केंद्र कहाँ होता है तो देखते हैं। गुरुत्व जो वृत्ताकार है, वृत्त का जो है केंद्र होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है यही गुरुत्व केंद्र होता है। एक समान छड़, मान लीजिए एक डंडी है, ठीक है, ये डंडी जो दी हुई है इसका जो है गुरुत्व केंद्र का, तो इसका केंद्र होगा बिल्कुल मध्य पॉइंट पे होगा। वहीं पे एक वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग दिया है, उसका बोल रहा है गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो जो ये विकर्ण है, जो इसकी जो विकर्ण जो है एक जिस जगह को काटेंगे वही उसका गुरुत्व केंद्र बनेगा। तो इसका सही जवाब है सारे, इसका आंसर सही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो है एक मित्र हाथों को साफ करने में संदर्भ में निम्न में से कुछ तरीके बता रहा है कि भैया इसे साफ करना चाहिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है या कम तार्किक रूप से सही है? खाना खाने से पहले और बाद में अवश्य हाथ धोना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमें हमेशा ऐसा समाज में हमारे पेरेंट्स हमेशा सिखाते हैं कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोइए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोइए। ठीक है, खाना खाने धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग किया जाता है। देखिए, केवल जैसे शब्द का अगर इस्तेमाल हो गया तो समझ लीजिए ये गलत है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि केवल इसी के अलावा और कोई तरीका नहीं होती। चाहे अगर कोई लिख दे कि शिक्षा का विकास में जो है केवल शारीरिक विकास का महत्व होता है, तो केवल अगर पॉइंट आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये पॉइंट गलत है। ठीक है, हैंड वॉश जब नहीं थे तो क्या हाथ, इससे पहले हाथ नहीं धोता था क्या? हवा में हैंड वॉश आता था, तो इसका आंसर गलत हो गया। हाथों को धोने के बाद जो है सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछिए, ये बात सच है, सूखे कपड़े से पोंछिए। गीले कपड़े से पोंछेंगे तो हाथ फिर भी गीले रहेंगे, इसलिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हाथ को धोने के बाद उस पर तेल अवश्य लगाएं। क्या ऐसा ज़रूरत है तेल लगाने की? तो ये भी गलत है। इसका आंसर है 1 और 3 सही जवाब है। ठीक है, इसका ठीक 1 और 3 सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जो है भार होता है, ये हमें बताया गया कि वायु में भार होता है। शिक्षार्थियों को समझाने के लिए निम्न गतिविधियों पे फोकस करना है हमें। क्या है तो देखिए, खाली उल्टा जो है बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेल दें, या स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, या गुब्बारे में हवा भरना, या 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ठीक, तो इसको देखते हैं। इसका सही जवाब है 3 और 4 नंबर। ठीक है, गुब्बारे में जो है हवा भरना और एक जो है 2 गुब्बारे भरे हुए गुब्बारे के एक छड़ से जो बांधे और साम्य अवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने के हेतु निम्न में से कौन सा पद्धति सही है? ठीक, तो मानकीकृत टेस्ट का कराना ज़रूरी है। तो देखिए, मानकीकृत मतलब सिलेबस का एक हमने सिलेबस दिया था, उस सिलेबस के अनुसार हम टेस्ट करा रहे हैं। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक द्वारा बनाए गए जो भी उसने उपकरण बनाया है, मतलब कोई भी जो भी मानक बनाया है, सिलेबस बनाया है, क्वेश्चंस बनाए हैं, उससे जो है जो शिक्षक के अपनी शिक्षण अनुकूल हो, ये भी गलत है। परीक्षा विभागों द्वारा जो है विकसित किए गए सर्वमान्य टेस्ट, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थी में सीखने और सिखाने के दौरान जो है गलत अवधारणाएं ना बने। ठीक है, गलत ना सोचने लगे, गलत बातें ना सीख पाए। उसके अनुसार जो है पाठ्य पुस्तकों में कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके, और महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तकों में दी जाती हैं, और ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है जो सबसे उपयुक्त है, इसका सी नंबर है। जो प्रत्येक कम आयु के विद्यार्थियों को समझना है उसे परिचयात्मक स्तर पर दिया जाना चाहिए। परिचयात्मक स्तर मतलब आसानी से समझ आने वाले ऐसे प्रश्न को शामिल करना चाहिए जो बच्चों को दिनचर्या से रिलेटेड हो। ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करिए ताकि बच्चा उससे जल्दी से लिंक्ड हो सके, समझ सके। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? किस तरीके का जो है सिलेबस रखना चाहिए हमें?
तो देखिए इसका क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य रखने वाले, या छात्रों की पर्यावरण सजगता, प्रमुख अवधारणाएं प्रक्रिया कौशल, या सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसका क्या है, इसका देखते हैं क्या है। इस जो विशिष्ट उद्देश्य रखने वाले जो है, इस तरीके के जो हमें पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना रखनी चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य रखते हो, ठीक है। जो है छात्रों को पर्यावरण सजगता, पर्यावरण सजगता का मतलब है प्रति जागरूकता का ज़रूरी है। प्रमुख जो है अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल का विकास होना ज़रूरी है अध्ययन। और सामान्य उद्देश्य, तो इसका आंसर है 1, 3, 4। देखते हैं क्या है इसका, 4 डी नंबर है इसका, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे में जो है सभी पर्यावरण मुद्दों को जान सकने का जो है विकास पैदा होगा। इस प्रकार की जो पाठ्य योजना से बच्चों में जो है समग्र पर्यावरण शिक्षण को जो है प्रोत्साहन मिलेगा बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी को पौधे और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त नीति है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब हम या बच्चे को जो है संवेदनशील बनाना है, तो लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण कराना। जब वहाँ जाएगा, देखेगा चीज़ों को, तो उस चीज़ों को समझेगा कि क्या होता है, लकड़ी कैसे कटती है, ठीक है। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर विधि बनाना, पोस्टर बनाना, क्या ये प्रयुक्त है। वनों को संरक्षण का नाटक करना, मतलब इस तरीके से जो है प्ले जो है स्कूल में प्ले करवाना, जिसमें कोई बच्चा पेड़ बना हुआ है, कोई बच्चा माली बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके के एक पेड़ को अपनाना, उसकी देखभाल करना। तो देखिए इसका सही जवाब है 1, 3, 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है। क्या 1, 3, 4 इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे जो है और पशु परिवार मित्र नामक थीम पर का हिस्सा है। इस प्रकार का जो है इसके स्थापन का कारण क्या है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। अब पेड़ पौधे पशुओं के प्रति जो है विद्यार्थियों के में संवेदनशीलता का विकास करना, और उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार जो है पेड़ पौधे हमारा परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते, ठीक। तो क्या ऐसा है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करिएगा, ऑनलाइन एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चंस को रीड करते वक्त अक्सर ऑनलाइन एग्जाम्स में गलतियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस भी आप अगर हर पेपर में गलत करेंगे तो बहुत बड़ी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, पेपर ज़्यादा से लगाइए और ध्यान रखिए चीज़ों को। ऑप्शंस पढ़ते हैं। सतत और व्यापक जो है मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक जो है पहलू पर ध्यान देना चाहिए। या व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण रखना चाहिए। या इसमें जो है छात्रों की उपलब्धियों को मूल्यांकन अंकों के रूप में किया जाना चाहिए। या इसमें मूल्यांकन के बहुधिक जो है अधिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, अनौपचारिक रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, अंकों के रूप में किया जाना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती अंकों का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के जो है समयांत आमतौर पर जो है अपना दिया हुआ जो है कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है माता पिता से बात करना, ये अच्छा उपाय हो सकता है। या उसे वैकल्पिक कोई कार्य दे देना, या उसे आसान दे देना, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हार्ड है। या उसकी कठिनाई का पता लगाना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहा है, फिर उसके अनुसार बात करके उससे पूछे कि क्यों नहीं कर रहा है, उसी के अनुसार फिर उसको काम दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल उपवाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया गया है। मुस्कान के द्वारा जो है इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या मूल उद्देश्य है। तो वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर जो है छात्रों को संवेदनशील बनाना है। मतलब कि जो हम कार गाड़ी घोड़ा जो आती हैं उसका जो है क्या फ़ायदे हैं चलाने के, हम जैसे घर से दूरी चले जाते हैं, तेज़ चलती है, जल्दी पहुंच जाता है, ये इसके प्रति बताना है। तो ये बिल्कुल ये मूल उद्देश्य नहीं है। ये इस मुद्दे पर जो है छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए मदद करना है, तो ये भी इसका मूल उद्देश्य नहीं है। वो पूरी तरीके से जो है परिवहन में डीजल वाहनों को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। मतलब हमने यहाँ पहले ही बता दिया कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग जो है हमें रोकना है, कम से कम करवाना है, तो उसके प्रति जो है बच्चों को संवेदनशील बनाना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बढ़ते हैं। ये छात्र के जो विचारों को जानने और उन्हें सही करने का मदद मिलती है।
तो देखिए इसका सही जवाब है सी नंबर, इसके अलावा और कोई सही जवाब नहीं है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। पेपर नंबर जो है ये आपको 11वां मिल रहा है। पेपर 10 जो है इससे पहले अपलोड किए हैं, वो भी पेपर लगाइए, ज़रूर पेपर लगाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीटेट में आपको अच्छे मार्क्स लाना है और बहुत अच्छा है, आपके पास अभी समय है। अगर आपका सिलेबस अभी तैयार नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे जाएंगे, तो भी मैं कह रहा हूँ पेपर लगाइए। पेपर से जो है बहुत सारा जो है, अगर आपके क्वेश्चंस गलत भी आ रहे हैं, अगर आप 20 से 22 क्वेश्चंस सही कर रहे हैं तो आप सही रास्ते में हैं। ठीक है, पेपर लगाएंगे, आपको पेपर से ही कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस जो है सही होने की जो है और क्षमता आपकी विकसित होगी। ठीक है, तो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। धन्यवाद।